गुड मॉर्निंग SRKians। माई सेल्फ अजय चौधरी। मैं आपको बेटा SRK के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आज अपन बेटा बायोलॉजी का एक बहुत अच्छी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो जेनेटिक्स का पार्ट है और चैप्टर नंबर 6 है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उस चैप्टर को अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये बेटा जो SRK का अपन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ये प्लेटफॉर्म आपको पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से स्टार्ट किया है अपन ने, जिसमें आप अपनी रेगुलर क्लासेज का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके सामने नहीं छोड़ा जाएगा। एक एक चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज बाईलैंग्वेज बताई जाए, क्योंकि बायोलॉजी में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज होता है और उसी से अपने क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से अपन कर पाते हैं। तो बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये बेटा जो चैप्टर है अपना, ये NCERT का चैप्टर नंबर 6। ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन एवरी ईयर, यानी प्रति वर्ष 5 to 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपन इस चैप्टर को जब एंड करेंगे, आपका सिंगल क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं हो सकता। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपको इस तरह की जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस कोई नहीं पढ़ा सकता। आप कॉन्फिडेंट रहें, आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अपन पहले भी 300 से ऊपर मार्क्स को ऑब्टेन कर चुके हैं। तो इसमें देखा गया कि कभी इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी 6 आते हैं, कभी 7 आते हैं, कभी 8, कभी 9, कभी 10। तो इस तरह से 5 to 10 के बीच में इसका रेशियो रहता है। अभी ये चैप्टर क्या कहता है, अपन ने कहा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा, वंशागति का आणविक आधार। आप सभी लोगों को इंग्लिश और हिंदी मीडियम की PDF मिल चुकी है अपने नोट्स की। उस नोट से आप इसको टैली कर लें। कोई चीज जो आपको क्लास में एक्स्ट्रा बताई जा रही है, उस चीज को आप नोट डाउन करें। बेसिकली आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि सर कभी आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो, हिंदी वालों को ये प्रॉब्लम रहती है। तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा दूर करने का प्रयास करें बेटा। आपको हिंदी में नोट्स मिल गए हैं तो उन नोट्स के साथ इसको टैली करें। कोई भी नई चीज है उसको आप ऐड करें। तो कहता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब सबसे पहली बात आती है कि इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस होती किसकी है। तो जब भी अपन इस इनहेरिटेंस की बात करते हैं बच्चों, तो अपन कहते हैं कि जो इनहेरिटेंस होती है वो होती है जेनेटिक मटेरियल की। किसकी इनहेरिटेंस होगी, जेनेटिक मटेरियल की इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगी। अब बात ये आती है कि ये जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। तो अपन ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई भी मटेरियल
जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि द मटेरियल विच कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन नोन एज जेनेटिक मटेरियल। इसी जेनेटिक मटेरियल को टू अदर नेम से भी अपन जानते हैं। ये नाम हेरिडिटी मटेरियल के नाम से इसे जाना जा सकता है, ठीक है, और केमिकल मटेरियल ऑफ जीन्स के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर ऑल्सो नॉन एज हेरिडिटी मटेरियल, और सेकंड अपन कह सकते हैं केमिकल मटेरियल ऑफ जीन्स। तो आपको क्या देखने को मिला कि जेनेटिक मटेरियल जो है यानी आनुवंशिक जो पदार्थ होता है उसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। उसमें पहला है हेरिडिटी मटेरियल और दूसरा केमिकल मटेरियल ऑफ जीन्स, ठीक है। हेरिडिटी मटेरियल्स का मतलब है कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेकर के जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है। जैसे हमारे माँ बाप के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो हम संततियों में आती है, यानी एक पिता और माता की इंफॉर्मेशन एक ऑफस्प्रिंग यानी उनके पुत्र या पुत्री में आती है। तो ऐसा मटेरियल आपका हेरिडिटी मटेरियल कहलाता है और इसी को हम केमिकल मटेरियल ऑफ जीन्स के नाम से जानते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जब आपको देनी हो तो अपन इसके अंदर दो तीन चीजें मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो आप कह सकते हैं कि द मटेरियल which contains genetic information। सबसे पहले आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि जेनेटिक मटेरियल वो होगा जिस मटेरियल के पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के ऑल कैरेक्टर्स को फॉर्म करने की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो आप सेकंड क्या कह सकते हैं, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। क्या दे रहा है ये आपको, इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये इंफॉर्मेशन किसके लिए दे रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। तो आप लिख सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल आप लगा सकते हैं आगे, ऑफ द बॉडी ऑफ एन तो ये चीजें आपको अभी आपने देखा, क्या बोला मैंने कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अपन ने स्टार्ट किया है और इसमें इनहेरिटेंस होती है या उस इनहेरिटेबल मटेरियल का जो बेसिस होता है उसको हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसे दो नामों से जाना जाता है, हेरिडिटी मटेरियल और केमिकल मटेरियल ऑफ जीन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आल्सो नोन एज तो हेरिडिटी मटेरियल एंड केमिकल मटेरियल ऑफ द जीन्स। इसके बाद में हमने बात की इसकी डेफिनेशन की, तो हम कहते हैं कि द मटेरियल विच कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके पास आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वो क्या कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल कहलाता है।
फिर अपन ने कहा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्या प्रोवाइड करवाती हैं? तो हमने कहा कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल्स, यानी किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के ऑल करेक्टर को फॉर्म करने के लिए ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का वर्क इसके द्वारा करवाया जाता है। तो जिसको स्क्रीनशॉट इसका लेना है वो ले लो बेटा और इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखिए कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है आपकी, ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या आप कह सकते हैं कि सब सिक्वेंट या सक्सीडिंग जो जनरेशन होती हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाती है या उनमें ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम कहते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल के पास क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है या उसके क्या फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इस जेनेटिक मटेरियल के पास क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स की अपन बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब हम फीचर्स की बात करते हैं या किसी भी जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कहाँ होता है, सबसे पहली बात अपने को ये पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये सभी प्रकार की लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल ऑल लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। हिंदी मीडियम का कोई बच्चा लिखना चाहे तो उसके लिए क्या है कि ये जेनेटिक मटेरियल सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, यानी ये लिविंग सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। आगे बात समझ में। दूसरी बात हम देखते हैं कि इस जेनेटिक मटेरियल के पास क्या होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है बच्चों। और दूसरा उसको क्या करेगा बेटा, स्टोर करने के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या वन सेल टू अनदर सेल। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है एंड एक्सप्रेस करता है। तो सेकंड आप लिख सकते हैं, इट स्टोर्स एंड एक्सप्रेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कि एक जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं और वो उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस भी करता है यानी अभिव्यक्त भी करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। फिर हम देखें तो हम कहते हैं कि सेल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में टू टाइप की होती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके पास होगा उस ऑर्गेनिज्म के पास टू टाइप की सेल्स होंगी बेटा। एक होती है सोमैटिक सेल
और दूसरी होगी जर्मिनल सेल। सोमेटिक सेल्स को आप वेजिटेटिव सेल्स के नाम से भी जान सकते हैं, और जर्मिनल सेल जो होती हैं इनको हम रिप्रोडक्टिव सेल के नाम से भी जानते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल के रिगार्डिंग अगर अपन देखें तो इन दोनों सेल्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है उस बात को ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके पास सोमेटिक सेल है तो आपको पता है कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट फिक्स होगा। अब आगे बात करेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या आरएनए होता है। जैसे जैसे आप इसके बारे में पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि एक सोमेटिक सेल के अंदर किस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल फिक्स होता है और एक जर्मिनल सेल के अंदर वो फिक्स क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जर्मिनल सेल के अंदर वो वेरी करता है कब, सेल साइकिल के दौरान, लेकिन अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो उसका अमाउंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन ये जर्मिनल सेल्स अपनी सेल साइकिल के दौरान मल्टीप्लिकेशन को शो करती हैं और मल्टीप्लिकेशन के दौरान जेनेटिक मटेरियल भी जो होता है उसका भी मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी उसका रेप्लिकेशन होता है, जिससे नंबर उसका डबल होता है, जो आपने मियोसिस एंड माइटोसिस के दौरान देखा है। लेकिन सोमेटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो ये जनरली क्या करती हैं कि इन सेल्स के अंदर हमने देखा कि अगर सेल 2n है तो सोमेटिक सेल आप जानते हैं कि क्या शो करेगी, माइटोसिस को शो करेगी। यानी एक सोमेटिक सेल जो आपके पास 2n है इसके अंदर केवल और केवल माइटोसिस होता है, आप भी जानते हैं। इस सेल सोमेटिक सेल कभी भी मियोसिस को शो नहीं करती है, तो यहाँ इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद में जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, या आप कह सकते हैं कि इससे जो डॉटर सेल बनेगी वो डॉटर सेल भी क्या होगी, 2n होगी। ठीक है, तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल ऊपर भी 2n की फॉर्म में था, जो डॉटर सेल बनी उसमें भी 2n की फॉर्म में है। तो ये केवल और केवल माइटोसिस शो करती है, और माइटोसिस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो फिक्स रहता है। इसलिए अपन जो थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपन उसके अंदर कहेंगे कि इन ऑल सोमेटिक सेल जेनेटिक मटेरियल इज फिक्स। लेकिन जैसे ही हम जर्मिनल सेल की बात करेंगे तो जर्मिनल सेल जैसे ही वो सपोज करें कि पेरेंट सेल 2n है, इस सेल के द्वारा जब मियोसिस शो किया जाएगा तो इस मियोसिस से जो डॉटर सेल बनेगी वो n होगी, यानी ये डॉटर सेल क्या होगी, n होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल है वो जस्ट हाफ हो गया है पेरेंट सेल का। आई बात समझ में? तो सोमेटिक सेल के अंदर इसका अमाउंट फिक्स रहता है, जबकि जर्मिनल सेल के अंदर इसका अमाउंट वेरी करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी मियोसिस के कारण जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर ये देखा कि ये कंडीशन आपको देखने को मिली। तो इसके बेसिस पर हम थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इट जो जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट जो है वो सोमेटिक सेल्स के अंदर फिक्स रहता है। तो आप लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, इट्स amount is fixed in all somatic cells of an
इंडिविजुअल, यानी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जितनी भी सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन सभी सेल्स के अंदर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट आपको क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा। फिर अपन एक स्पेसिफिक फीचर देखते हैं कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। यानी रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होने से मतलब क्या है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल अपनी कॉपी बनाने के अंदर सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इसके पास में क्या होनी चाहिए, रेप्लिकेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं प्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेशन, प्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेशन, कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जेनेटिक मटेरियल के पास रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम दो फीचर्स और देखते हैं कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल के पास म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एबिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। अब देखिए, आपने 11th क्लास में जब सेल साइकिल पढ़ा था या मियोसिस जब पढ़ा था, तो उस मियोसिस के अंदर बेटा आपने देखा था कि वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। उसी क्रॉसिंग ओवर के साथ में हमने एक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस देखा था। इस रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस से क्या होता है कि न्यू वेराइटीज डेवलप होती हैं, यानी वेरिएशन डेवलप होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसके द्वारा ये जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड। तो आपने देखा अभी कि अपन ने 5 पॉइंट पढ़े, जिसमें फर्स्ट में हम कहते हैं कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल सभी लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, उस जेनेटिक मटेरियल के पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, वो इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है। तो अपन ने देखा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं, और उसी एक्सप्रेशन से ऑल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, इसके बाद में थर्ड अपन ने देखा कि सोमेटिक सेल्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक सोमेटिक सेल होती है और एक आपके पास जर्मिनल सेल या रिप्रोडक्टिव सेल होती है। सोमेटिक सेल को आप वेजिटेटिव सेल के रूप में भी जानते हैं। जनरली अगर अपन बोले तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 2 टाइप की सेल होती हैं, कुछ जनन कोशिकाएं होती हैं और बहुत सारी उसके पास कायिक कोशिकाएं होती हैं। तो उन कायिक कोशिकाओं यानी सोमेटिक सेल्स के अंदर इस जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है। फिर अपन ने कहा कि जेनेटिक मटेरियल के पास में रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो अपन ने लिख दिया इसमें प्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेशन, या आप कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल शो द कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेशन। इस रेप्लिकेशन की कैपेसिटी के द्वारा हम कह सकते हैं कि इट फॉर इट्स ऑन कॉपी, यानी ये अपनी कॉपी बनाने का कार्य इसके द्वारा करता है। थर्ड हमने लिखा कि इसके अंदर म्यूटेशन होता है और रिकॉम्बिनेशन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। म्यूटेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर होने वाले जो सडन चेंजेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो म्यूटेशन कहलाते हैं। इसमें बहुत से फैक्टर वर्क करते हैं। तो अपन आगे चल करके पढ़ेंगे कि म्यूटेशन होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये जो म्यूटाजन इसको प्रमोट करते हैं वो किस टाइप के होते हैं, सारी चीजों की अपन बात करेंगे आगे। फिर है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन आपने 11th क्लास के अंदर सेल साइकिल के दौरान पढ़ा होगा।
जब अपने क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस उसके अंदर पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि किस प्रकार से रिकॉम्बिनेशन होता है, जिससे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके जो क्रोमोसोमल सेगमेंट्स जो होते हैं या जीन जो होती हैं वो आपस में एक्सचेंज होती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और उस क्रॉसिंग ओवर से जीन एक्सचेंज होकर के अटैच होती है तो उसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जिससे न्यू जो करेक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं और उन्हीं न्यू करेक्टर्स की वजह से जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो अपन ने कहा कि म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन की एबिलिटी की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन ने इसके अंदर देखी। अब आगे हम बात करेंगे सेकंड, ये जो नॉर्मल बातें चली थी, अब इस जेनेटिक मटेरियल को बेसिकली एक न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में जाना जाता है। यानी जेनेटिक मटेरियल होते कौन है, उसकी बात तरफ जब अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनको अपन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे देखते हैं। तो आगे सेकंड पॉइंट है अपना न्यूक्लिक एसिड। और जब अपन इस न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तब इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि या तो ये डीएनए होगा या आरएनए। ठीक है, तो आप इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक न्यूक्लिक एसिड सेल में प्रेजेंट कहाँ होता है। यानी डीएनए और आरएनए की अगर अपन बात करें तो ये एक सेल में अपने को कहाँ मिलेगी। तो देखिए, जब भी अपन सेल की बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि बेटा अपने पास 2 टाइप की सेल होती है। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। इन सेल को हम कहते हैं, एक को यूकेरियोटिक सेल और दूसरे को अपन बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो 2 टाइप की सेल है आपके पास, एक यूकेरियोटिक सेल है और दूसरी आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। जब हम एक यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो यूकेरियोटिक सेल है उस यूकेरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होगा। तो देखिए, मैं यहां पर एक यूकेरियोटिक सेल को ड्रॉ कर रहा हूं। इस यूकेरियोटिक सेल में हम देखेंगे ये आपके पास एक न्यूक्लियस है। क्या बेटा, ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा ये अपने पास एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है।
क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जो आपके पास डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसको हमने नाम दिया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद में एक हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे राइबोसोम। ठीक है, अब इन सब चीजों के अंदर अपने को देखना है कि एक यूकेरियोटिक सेल में कहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है और कहाँ आरएनए प्रेजेंट होता है। तो देखिए, अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूं, तो न्यूक्लियस में मुझे इस तरह से डीएनए देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें अपन, इसमें इस तरह से डीएनए। ये क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें इस तरह से आपको डीएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे, जब इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की बात करते हैं बच्चों, तो हम इसके लिए लिखेंगे साइटोप्लाज्मिक डीएनए, या इसको एक दूसरा नाम दे सकते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्यों कहा इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए? क्योंकि ये पोर्शन इसका साइटोप्लाज्म कहलाता है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो देखिए, दोबारा देखें, एक यूकेरियोटिक सेल में जब हम डीएनए की प्रेजेंस देखते हैं तो डीएनए हमें 3 प्लेसेस पर दिखाई देता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जो डीएनए न्यूक्लियस में होगा उसको हमने न्यूक्लियर डीएनए कहा। फिर हमने कहा कि 2 सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके अंदर भी हमको एक यूकेरियोटिक सेल में वो डीएनए देखने को मिलता है। इसमें पहला माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब अपन क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्लास्टिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? प्लास्टिड की। ठीक है, प्लास्टिड के अंदर आपने देखे थे
कि 3 टाइप के प्लास्टिड, जिसके अंदर कलरलेस अपन ने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट, फिर हमने कलरफुल पढ़ा जिसके अंदर क्रोमोप्लास्ट, और लास्ट में हमने ग्रीन कलर के प्लास्टिड पढ़े जिनको हमने क्लोरोप्लास्ट कहा। तो ये 3 टाइप के जो प्लास्टिड हैं, इन सभी प्लास्टिड के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए, आपने देखा कि जो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है हमने उसको न्यूक्लियर डीएनए कह दिया, जो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट है उसको हमने साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहा या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के नाम से जाना। अब देखिए, यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम इस न्यूक्लियर डीएनए और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए को देखते हैं तो इनका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो बेटा आपको एक बहुत अच्छी चीज इस कंपैरिजन में दिखाई दे रही है। क्या? कि जब आप इस न्यूक्लियर डीएनए की बात करेंगे तो ये न्यूक्लियर डीएनए आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डीएनए है हमारा, ये लाइनियर डीएनए है, लाइनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए। किस तरह का डीएनए है? लाइनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए है बच्चों। ये सबसे मुख्य बात है इसकी ध्यान रखने पर कि न्यूक्लियस का जो डीएनए होगा वो लाइनियर होगा। लाइनियर का मतलब रेखीय, आपको दिख रहा है ये कि इस तरह से स्ट्रेट है, और एक स्ट्रैंड इसके अंदर ये रहा और दूसरा स्ट्रैंड इसके अंदर ये रहा। तो इस तरह से इसके अंदर 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है, इसलिए हमने लिख दिया कि ये लाइनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए है। इसके बाद में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की बात करते हैं तो यहां पर बच्चों आपको दिख रहा है कि ये डीएनए भी सर्कुलर है और ये डीएनए भी सर्कुलर है। तो आप जब भी इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तो न्यूक्लियर डीएनए लाइनियर डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है यूकैरियोटिक सेल का, जबकि साइटोप्लाज्मिक डीएनए या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए की बात करें तो वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। अब अपन बात करते हैं कि इस सेल के अंदर, ये तो डीएनए की बात हुई, अब आरएनए कहां प्रेजेंट होता है। तो आप आरएनए को देखेंगे तो देखना यहां पर हम देखते हैं कि आरएनए यहां न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलेगा, यहां माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलेगा, और यहां पर राइबोसोम में भी देखने को मिलेगा। अब राइबोसोम में मैंने यहां आपको दिखाया है, तो हम जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस लार्ज सब यूनिट में किस प्रकार से आरएनए प्रेजेंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी आपके पास क्या है, आरएनए, ये भी आपके पास क्या है, आरएनए, ये साइटोप्लाज्म में भी आपके पास क्या है, आरएनए, ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में भी क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए, और जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आरएनए होता है। अब देखिए, अब इस डायग्राम को देखने पर आपको पता चल रहा है कि जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए आपको 3 प्लेसेस पर या 3 साइट पर दिखाई दिया, एक न्यूक्लियस के अंदर, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा आपको क्लोरोप्लास्ट में दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन जब हमने डीएनए की बात की तो डीएनए आपको 5 साइट के ऊपर दिखाई दे रहा है। पहला हमने कहा कि न्यूक्लियस में भी आरएनए प्रेजेंट है, आरएनए कितनी साइट पर दिखाई दिया, 5 साइट पर। तो न्यूक्लियस में भी आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम में भी आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद में आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी आरएनए प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट में भी आरएनए प्रेजेंट है। ये राइबोसोम वाला मैं थोड़ा सा और आपको बना देता हूं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर अपन ने बना रखी है, ये आपके पास
राइबोसोम। तो इस तरह से एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस कहां पर होती है। सेकंड है बेटा अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए, जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास एक डीएनए होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि ये वाला पोर्शन इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसकी कवरिंग है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आप जानते हैं कि वहां पर आपको डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता, यानी ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो डीएनए जो है वो कहां प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर डीएनए नहीं पाया जाता, केवल और केवल साइटोप्लाज्मिक डीएनए पाया जाता है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास में कौन सा डीएनए होता है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है। इसी डीएनए को आप न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जानते हैं। अब देखिए कि ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए किस प्रकार का डीएनए है। देखने में आपको पता है कि ये एक सर्कल में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी वर्ताकार है। तो आप लिखेंगे कि ये सर्कुलर होता है। दूसरी चीज कि इसके अंदर आपको एक स्ट्रैंड ये दिखाई दे रहा है, दूसरा स्ट्रैंड ये दिखाई दे रहा है। तो 2 स्ट्रैंड इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम लिख देंगे सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास उसके साइटोप्लाज्म में सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है। अब देखिए, इसमें अगर हम आरएनए की बात करें तो हम देखते हैं कि इस सर्कुलर डीएनए से ये आरएनए बनेगा और इस आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, इस आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो आपने देखा कि जब हम डीएनए और आरएनए दोनों की बात करते हैं तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बोथ आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो आप यहां पर कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल both DNA and RNA are present in साइटोप्लाज्म। ये आपको इसका एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट
होते हैं। वहीं अगर हम देखें एक यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर डीएनए और आरएनए, वहां पर न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इन यूकेरियोटिक सेल both DNA and RNA are present in both nucleus and साइटोप्लाज्म। इन दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इसका वो ले सकते हैं। फिर अपन इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले बेटा। आपको नोट्स से बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, उन सभी एक्स्ट्रा चीजों को आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए, अपन अब इस न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की बात करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाले थे फ्रेडरिक मिशर, जिनको हम एफ मिशर के नाम से जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं discovered by F. Misser. F. मिस्र। तो फ्रेडरिक मिस्र ने इसको डिस्कवर किया था बेटा, और डिस्कवर कब किया? 1869 में। अब अगली बात आती है कि फ्रेडरिक मिस्र ने इसको कहां डिस्कवर किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर किया था। अब पस सेल क्या है कि जब भी अपने को कोई फोड़ा होता है या इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो मवाद भरती है उसको हम क्या कहते हैं? पस कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेडरिक मिस्र ने इस न्यूक्लिक एसिड को कहां पर डिस्कवर किया? न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। तो आप लिख सकते हैं इन न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये आपके पास एक पस सेल है। इस पस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से डीएनए प्रेजेंट था। ठीक है, यानी इन्होंने एक डेंस मटेरियल इसके अंदर देखा, और उस डेंस मटेरियल के लिए उन्होंने न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में उसको डिस्कवर किया था। फिर इस डेंस मटेरियल को फ्रेडरिक मिस्र ने न्यूक्लिन कहा। तो आप लिख सकते हैं कॉल्ड इट न्यूक्लिन। तो आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने हैं बच्चों। साइंटिस्ट के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि एफ मिस्र जो है उन्होंने पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया और इसे एक टर्म दिया जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिन। ठीक है, इसके बाद में अगर हम टर्म न्यूक्लिक एसिड की बात करें, नेक्स्ट हम बात करें किसकी? टर्म
न्यूक्लिक एसिड। तो इस न्यूक्लिक एसिड टर्म को कॉइन करने वाले कौन थे? तो वाज कॉइन्ड बाय अल्टमान। ठीक है, तो क्या कहना है आपको कि इसी न्यूक्लिन को बाद में अल्टमान ने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड। और अल्टमान क्या कहते हैं कि ये जो न्यूक्लिक होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इन्होंने इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा। ठीक है, तो न्यूक्लिन जो आपका एसिडिक नेचर शो करता है, इसलिए इस न्यूक्लिन को अल्टमान ने क्या कह दिया? न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। अभी आप रिकेप कर लें कि आपने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने कहा कि 5 to 10 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। इसमें हमने कहा कि इनहेरिटेबल जो मटेरियल होता है, जो इनहेरिटेंस शो करता है, उस मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। इस जेनेटिक मटेरियल के 2 अदर नेम भी हैं, जिनमें इसे हम हेरेडिटी मटेरियल कह सकते हैं। ये आपको नाम दिया गया है हेरेडिटी मटेरियल। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इसको केमिकल मटेरियल ऑफ जीन्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने कहा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो हमने कहा कि सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है, ज्यादा सोचना नहीं है। जितना इजी गोइंग होकर के पढ़ोगे उतना ही ज्यादा चीजें समझ में आएंगे, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। तो सिंपल सा लिखा, द मटेरियल विच कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन एज जेनेटिक मटेरियल। यानी ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। फिर हमने कहा कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है बच्चों, तो हमने लिखा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। किसके कैरेक्टर? बॉडी के। किसमें? इंडिविजुअल। ये अपन ने शो कर दिया कि एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं वो कैरेक्टर्स किसके द्वारा फॉर्म होते हैं? जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन के द्वारा। फिर हमने बात की कि इस जेनेटिक मटेरियल के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हो सकते हैं। जब हम इन फीचर्स को देखते हैं बच्चों, तो इसमें हमने कहा सबसे पहला कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सभी लिविंग सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। फिर हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसको एक्सप्रेस करता है। तो इट स्टोर एंड एक्सप्रेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहाँ एक्सप्रेस करेगा? तो एक इंडिविजुअल के अंदर ये एक्सप्रेस करता है। फिर हमने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास 2 टाइप की सेल है बच्चों। एक सोमेटिक सेल है, दूसरी हमने कहा जर्मिनल सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। जब हम सोमेटिक सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है वो क्या होता है? फिक्स होता है। जैसा इस एग्जांपल से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये आपके पास एक मदर सेल है, उस मदर सेल में माइटोसिस हुआ, उस माइटोसिस से ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल बनी। इस डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंट सेल या मदर सेल के सिमिलर है, यानी ऊपर भी 2n है नीचे भी 2n है। इसके बाद में हमने बात की दूसरे एग्जाम्पल की जो जर्मिनल सेल में जेनेटिक मटेरियल को शो करता है। तो यहाँ हमने कहा कि जर्मिनल सेल में जो मदर सेल थी, ये आपके पास मदर सेल है, इस मदर सेल के पास 2n था जेनेटिक मटेरियल, इसमें मियोसिस हुआ और जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? n हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसका नंबर हाफ हो गया। ठीक है, बाद में इसके अंदर
जब सिनगेमी कंप्लीट होगी या फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तो उस इंडिविजुअल के बाद में ये जो फर्स्ट सेल बनेगी उसमें वापस 2n जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक जर्मिनल सेल है वो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो वेरी करता है। ठीक है, इसके बाद में हमने कहा थर्ड हम देखते हैं बच्चों, यहां लिखा हुआ था इट्स अमाउंट इज फिक्स्ड इन ऑल सोमेटिक सेल्स, यानी जितनी भी सोमेटिक सेल होती हैं उनके अंदर इसका जो अमाउंट है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो एक इंडिविजुअल की सोमेटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट फिक्स होता है। फिर कह रहे हैं हम कि रेप्लिकेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है किसमें, जेनेटिक मटेरियल में। रेप्लिकेशन क्या है, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी जेनेटिक मटेरियल अपनी कॉपी का फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म इट्स कॉपी बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। फिर हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर और रिकॉम्बिनेशन को शो करता है। जब भी उनमें म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन होता है तो जेनेटिक वेरिएशन डेवलप होते हैं बेटा, जेनेटिक वेरिएशन डेवलप होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना आया न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। इसमें हमने कहा कि एक सेल है की बात करें तो सेल हमारे पास 2 टाइप की होती हैं, एक यूकेरियोटिक सेल होंगी और दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल होंगी। फिर हमने बात की कि एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस कहाँ हो सकती है। तो हमने कहा कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन 3 जगह पर आपको डीएनए देखने को मिलेगा। जो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको हमने कहा न्यूक्लियर डीएनए। जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में प्रेजेंट है उसको हमने कहा साइटोप्लाज्मिक डीएनए या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। अब इसकी एक फीचर्स देखा आपने कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर डीएनए की, तो न्यूक्लियर डीएनए में हमें दिख रहा है कि वो कैसा है, लाइनियर है। तो हमने लिखा कि ये लाइनियर, इसमें 2 स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैंने 1 और 2 की तरह रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो हमने कहा कि ये लाइनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए है। इसके बाद में हमने जब इस साइटोप्लाज्मिक डीएनए की बात की तो हमने कहा कि ये आपके पास सर्कुलर फॉर्म में होता है और ये भी डबल स्ट्रैंड होता है। इसके बाद में हमने एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर आरएनए की बात की तो हमने कहा कि इसके अंदर आरएनए न्यूक्लियस में है, आरएनए राइबोसोम में है, आरएनए क्लोरोप्लास्ट में है और आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में है और आरएनए साइटोप्लाज्म। इसीलिए आपसे पूछा जाए कि डीएनए और आरएनए में से एक प्रोकैरियोटिक सेल में मोर स्कैटर्ड फॉर्म में कौन प्रेजेंट होता है, तो आपको आंसर देना है ऑलवेज आरएनए, ऑलवेज आरएनए मोर स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपको खुद को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आरएनए के लिए 5 साइट है जबकि डीएनए के लिए ओनली 3 साइट है। जो 5 साइट पे प्रेजेंट है इसका मतलब वो ज्यादा अमाउंट में है, तो आरएनए मोर स्कैटर्ड फॉर्म में है जबकि डीएनए लेस स्कैटर्ड फॉर्म में है यहाँ पर। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है। तो देखिए जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई फिक्स न्यूक्लियस नहीं है। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल के। तो हमने देखा कि ये डीएनए प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। आपको दिख रहा है कि ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए कैसा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, और ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए यानी केवल साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। 2 स्ट्रैंड आपको मैंने इसमें बता दिए कि ये 2 स्ट्रैंड इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर इस डीएनए से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर
आरएनए बन रहा है, आरएनए से ये प्रोटीन बनेगा, यानी डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा, फिर डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन के द्वारा बनता है। तो आपको यहाँ पर पता चला कि यहाँ आरएनए और डीएनए बोथ आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्या लिखा बच्चों, इन प्रोकैरियोटिक सेल both are present in cytoplasm। वही हमने यूकेरियोटिक सेल के लिए क्या लिखा कि यूकेरियोटिक सेल में both are present in both न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये आपको यहां पर मिला। इसके बाद में हम इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बात करते हैं। तो हमने कहा कि डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सर 1869, और किस में इन्होंने डिस्कवर किया, तो आपको देखना है कि ये पस सेल के न्यूक्लियस में इन्होंने डिस्कवर किया था। और इन्होंने देखा था कि इस तरह से एक पस सेल है, ये आपके पास पस सेल है, और ये पस सेल का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो ये डिफ्यूज्ड जो डीएनए था उसी को उन्होंने न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में डिस्कवर किया था, और इसके लिए एक टर्म यूज किया इन्होंने। इस टर्म को कहा उन्होंने न्यूक्लिन। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों कि फ्रेडरिक मिक्सर ने जो जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर किया था उस जेनेटिक मटेरियल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि न्यूक्लिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अल्टमान ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लिन है ये एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इन्होंने न्यूक्लिन के लिए न्यूक्लिक एसिड टर्म का यूज किया। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड टर्म यूज करने वाले कौन थे, अल्टमान थे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। इसकी प्राइमरी इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की। मेरे कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएं। तो मेरा एक अच्छा प्रयास किया आपको कंप्लीटली इसे समझाने का, और मेरे ख्याल से कि किसी भी मीडियम के बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि इतनी इजी और सॉफ्ट लैंग्वेज में इसको पढ़ाया गया आपको। तो इस तरह से आप अपने नोट्स के साथ इसको टैली करते हुए पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से इस चैप्टर को जरूर आप पढ़ें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।